ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज, सत्ता का संग्राम, सिर्फ डिजाइनर न्यूज पर। आपका फिर से स्वागत। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपक जैन टीनू। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज डिजाइनर न्यूज अपने तमाम संवाददाताओं के माध्यम से बता रहा है। हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं, हर सीट की जानकारियां दे रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन खबरें लेकर ये आए हैं कि 403 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 269 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 127 सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कांग्रेस केवल 17 सीटों पर आगे चल रही है, 60 सीटों का उसका नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीटों का उसको नुकसान हो रहा है। आप चमत्कारिक रूप से, अप्रत्याशित रूप से बहुत आगे चल रही है, 91 सीटों पर, 91 सीटों पर आप आगे चल रही है, लगभग क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अकाली केवल 6 सीटों पर आगे है, 9 सीटों का उसको नुकसान हो रहा है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अब काफी कंफर्टेबल स्थिति में 70 सीटें में से 46 सीटों पर लगभग बहुमत से 11 पर आगे चल रही है। कांग्रेस केवल 21 सीटों पर है, अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। गोवा में बीजेपी थोड़ी सी मुश्किल में, 18 सीटें हैं, केवल 40 सीटें वहां पर है, 20 बहुमत के लिए 21 चाहिए। अभी बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 12 सीटों पर है, टीएमसी 4 सीटों पर है, आप 2 सीटों पर है और अन्य को 4 स्थान मिले हुए हैं। मणिपुर की बात की जाए तो कांग्रेस केवल 6 सीटों पर आगे है, 22 सीटों का उसको नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे है, 9 सीटों का उसको फायदा हो रहा है। और इस तरह से मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, सरकार बनाने के नजदीक जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार अकाली या कांग्रेस को छोड़कर कोई नया दल, कोई दूसरा दल सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है या सरकार बना चुका है, इस तरह से आप कह सकते हैं। जयश्री जी, इस पूरे 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, चूंकि आप राष्ट्रीय पत्रकारिता करती रही हैं और देश की राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप किस तरीके से लेंगे और किस तरह से इसकी समीक्षा करना चाहेंगे कि भविष्य में जो चुनाव होंगे कर्नाटक में, गुजरात में, उसका क्या असर होगा और 2023 में जो चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, 2024 में जो चुनाव होंगे दिल्ली में, उसकी क्या ये ट्रेलर है, क्या उसका एक क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल है? बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शंस और रिजल्ट्स, इस तरह का मामला है खास तौर पर बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक बहुत बड़ा केस स्टडी है इलेक्शन जो कवरेज करते हैं उनके लिए, इलेक्शन के जो महापंडित हैं उनके लिए, कि इस तरह से बीजेपी ने अपने आप को इमर्ज किया है, किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। वो बीजेपी जो कि पिछले समय से योगी आदित्यनाथ कह लीजिए, मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी के दौर में थी बीजेपी, उसके बावजूद 35 साल बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ पे माना जाता है कि दिल्ली का दरवाज़ा लखनऊ से खुलता है, तो ये एक तरह का सेमीफाइनल माना जाता है जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है। तो जिस तरह से ये एक विक्ट्री सामने आई है और जिस तरह से अपोजिशंस का सुपड़ा साफ हुआ है, एक तरह से कांग्रेस जिस तरह से 10 से कम सीटों पर, मेरे ख्याल से 6 या 8 सीटों तक सिमट रही है कांग्रेस, जो सबसे बड़ा दल रहा है। यूपी में तो उसको कांग्रेस की हालत जो है 1 सीट पर आ गई है। तो ये जो लगातार जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं, ये एक्चुअली पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ना या एक बहुत बड़े शक्तिशाली ढंग से, जिस तरह से एक इलेक्शन विक्ट्री वाली मशीन जिसको अपन कहते हैं बीजेपी को कहा जाता है, उससे भी बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समझने की बात है कि देश की मानसिकता बदल रही है, पूरा देश बदल रहा है। ये सिर्फ एक पार्टी का और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्शन को, और जिस तरह से ग्राउंड लेवल का जो एक फाइट होता है, जो ग्राउंड गेम होता है, जिसमें बीजेपी ने अपने आप को बहुत मजबूत रखा हुआ है, उससे भी हटकर मैं आगे जाना चाहूंगी। ब्रांड मोदी है वो उससे बहुत आगे जाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि देश का पूरा मानसिकता, देश का नजरिया, देश के लोग, उसमें व्यापक बदलाव है। और ये बदलाव जो है, मुझे लगता है ये बड़ा सबक अपोजिशंस पार्टी के लिए कि अब उनका एग्जिस्टेंस क्या है, वो अपना अस्तित्व कहाँ देखेंगे जब इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा सुपड़ा साफ जनता की नज़र से, जनता के दिलों से जब आप पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, तो हमें अपोजिशंस इस देश में अब कहीं दिखता ही नहीं है। दीपक जी, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए और निश्चित रूप से आप बहुत आह्लादित होंगे आज जिस तरह से बीजेपी का नतीजे आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड है, योगी जी इतना बड़ा ब्रांड है,
पर फिर भी जब सब जगह वो ब्रांड चलता है, पंजाब में नहीं चलता। पंजाब में किसान आंदोलन था, किसानों के पक्ष में कुछ 3 कानून मोदी सरकार लेकर आई और एक उन्होंने खूब समझाने की कोशिश की मोदी सरकार ने, नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, कि भाई आपके फेवर में, लेकिन पंजाब के किसान नहीं माने। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपको लगता है कि आप इससे खुश नहीं है तो हम वापस ले लेते हैं, हम तो आपके फेवर में लाए थे। फिर भी वो खुश नहीं हुए और जिस कांग्रेस ने किसानों का सपोर्ट किया उसको भी कांग्रेस किसानों ने वोट नहीं दिया। तो मोदी का ब्रांड सब जगह चलता है, पंजाब में क्यों नहीं चला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए प्रतीक भैया, सबसे पहले तो मैं आज मैं ही नहीं आह्लादित हूँ, पूरे देश के जितने करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आह्लादित हैं। और पूरे मैं यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ चारों पांचों प्रदेशों की जनता को जिन्होंने बीजेपी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि पंजाब में अभी तक हम लोग अलायंस में गवर्नमेंट बनाते रहे हैं। पहली बार बीजेपी अपने लेवल पर सबसे पहले चुनाव लड़ी और मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रतिशत भी वहां पर बढ़ रहा है। जिस तरह से भी मैं सुबह देख रहा था, लगभग 5 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ कम दिखा रहे, लेकिन शाम तक होते होते मुझे लगता है कि शाम तक होते होते फिर उसको हम रिगेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां भी माननीय मोदी जी ने जितनी रैली की है, वहां पर जिस प्रकार से बीजेपी को समर्थन उस रैली में हमने देखा है, तो मुझे लगता है जब वोट परसेंटेज हम देखेंगे तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी का वोट परसेंटेज वहां पर बढ़ा है और अगली बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी एक बहुत बड़े दल के रूप में वहां पर उभरेगी। जयश्री जी, आप बीजेपी का क्लैशेस जो है, बीजेपी के जो अंतर्विरोध हैं, वो आप गोवा से देख रही हैं। गोवा कार्य समिति की बैठक हुई थी, तब से आप देख रही हैं जब आडवाणी जी को साइड ट्रैक करके मोदी जी को लाया गया था। क्या ये जीत और उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले योगी जी, दूसरे नेता नारायण दत्त तिवारी तो बहुत ही बड़ा कद था, उसके बाद योगी जी, तो क्या अब बहुत साफ तौर पे बीजेपी में क्लैशेस बढ़ेंगे? नंबर 2 हो गए योगी जी बीजेपी के अंदर, नंबर 1 मोदी, नंबर 2 योगी जी, ये माना जाए? नहीं, मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता है। अभी भी मतलब जो सुप्रीमो है वो सिर्फ एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी तो सुप्रीमो है, लेकिन नंबर 2 कौन? नंबर 2 का जो क्लेश है या जो अमित शाह या योगी? मुझे हमेशा लगता है कि वो ज़्यादा क्रिएटेड है, मीडिया क्रिएटेड थिंग्स है, वैसा कुछ है नहीं। जब आप नज़दीक से कवरेज करते हैं, नज़दीक से बीजेपी को देखते हैं, तो आपको महसूस हो जाता है कि जो जहाँ है वो वहीं है, कोई बहुत फर्क नहीं है। हाँ, और बीजेपी का अगर कोई सुप्रीमो है तो वो आरएसएस है, निसंदेह। मतलब आरएसएस ने, मुझे अब ऐसा लगता है, देखिएगा प्रतीक जी, कि जो पूरा अपन चुनावी मैनिफेस्टो को देखें या जिस तरह से उन्होंने बहुत ही प्लान तरीके से यूपी में सबसे पहले तो राम जन्मभूमि वाले इश्यूज का सॉल्व होना, उसके बाद राम के शिलान्यास की बात होना, और उसके बाद चुनाव से पहले अब अभी तक तो पूरा राम जी का मतलब अयोध्या में मंदिर बन जाएगा। तो ये जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक क्राफ्टिंग है, जो एक बेहतरीन तरीके से जनता के दिलों तक पहुंचने की बात है, और जो आरएसएस का बैकअप है, आरएसएस की ताकत है बीजेपी के साथ में, वो बहुत ही जबरदस्त है। हमने देखा कि पहले 2 चरण में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो आरएसएस फैल गई पूरी। मुझे हमेशा लगता है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड परिणाम आए हैं, इसका कारण ये है कि बीजेपी तो जहां है वहीं है, लेकिन आरएसएस ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ की है, हर घर में आरएसएस पहुंच गया है। तो ये जो संघ का जो फैलाव है हर राज्य में, हर जगह पे, उसने बीजेपी को ये विक्ट्री दी, ऐसा मुझे लगता है। जो विभिन्न मंचों से, विभिन्न संगठनों के माध्यम जो से, जिस तरह से अब आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि हमने देखे लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी कि जो न पहचानने वाला चेहरा है उसको टिकट दिया गया, उसके बावजूद भी उसने बहुत जबरदस्त विक्ट्री हासिल की। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि आरएसएस जो है वो घर घर तक है, जनता के बहुत जनमानस तक फैल चुका है, और जो एक बीजेपी को अपने को बढ़ाने की जरूरत इस तरह नहीं है, क्योंकि आरएसएस इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी उसके साथ बढ़ना ही है। तो ये एक अलग चीज मुझे डेवलप होती हुई दिख रही है। दीपक भाई, आप ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से एक वैक्यूम है दिल्ली में, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, विकल्प नहीं है, लोग सवाल करते हैं, जैसे आप कहें कि ठीक है, मान लिया मोदी जी की ये गलत है, महंगाई बढ़ रही है, मान लिया कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मान लिया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन फिर किसको लाए, लोग ये सवाल करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि राहुल गांधी, तो लोग हंसने लगते हैं, लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी तो कोई अल्टरनेट हो ही नहीं सकते, राहुल गांधी में कोई विकल्प ही नहीं लोगों को दिखता। तो विकल्पहीनता का फायदा भी पार्टी को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस की तो बात करना भी अभी मुझे लगता है कि कहीं भी कांग्रेस पूरे देश में कहीं दिखती नहीं है आपको, उसकी तो बात करना ही मुझे लगता है कि बेकार की बात है। और विकल्पहीनता की बात
भी आपकी सही है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जितने विकासशील काम हुए हैं, जितनी लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने घर घर तक पहुंचाया है, ये उसका परिणाम है। कई बार कांग्रेस जब अपने समय में थी वहां पर कोई विकल्प नहीं हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आज इस स्थिति में पहुंची है कि ना उसको जीत की फिक्र है, ना हार की उसको चिंता है, कुछ नहीं है। तो वो आज कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है कि उनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई विकल्प है, और जो स्थिति आज हम देख रहे हैं यहाँ पर टीवी पर, ना फेस है ना बेस है, ये हम कह लेना मैदान में है, ना कहीं किसी ना कार्यकर्ता में, ना कैडर उनका कुछ बचा है, ना कार्यकर्ता बचे हैं उनके। आज स्थिति आप देखिए टीवी के ऊपर कहीं भी कांग्रेस आपको नहीं दिख रही है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी कांग्रेस अपने समय में, लेकिन आज पूरी तरह से वो नेस्तनाबूद हो गई है। और आप देखिए पूरे देश में आज जिस तरह से कमल का झंडा लहरा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितना, जैसे जयश्री दीदी ने कहा है कि आने वाले समय में जो स्टेट के इलेक्शंस होने वाले, इस साल भी होने वाले, वहां भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। जैसे अगर हम बात करें कि जो से 3-4 बड़े पिछड़े नेता जो सरकार में थे, योगी सरकार में, धर्मपाल सैनी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, ये सारे नेता जो उस समय छोड़ के गए कि साहब पिछड़ों का, पिछड़ों में भी अति पिछड़ों का विकास नहीं हो रहा, लेकिन ये सारे छोड़ के गए नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत दिग्गज माने जाते हैं बीएसपी के ज़माने, पहले बीएसपी में थे, बड़े चुनावी मौसम विशेषज्ञ रामविलास पासवान जैसे, उनको पता लगता था कौन सी सरकार बन रही, वहाँ चले जाते थे, लेकिन उनके भी सब समीकरण फेल हो गए। वो तीनों बड़े नेता जो छोड़ के गए वो पीछे चल रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों से। हालांकि केशव प्रसाद जी भी पीछे चल रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, पर ये 3 बड़े नेता जिनको अति पिछड़ों का नेता माना जाता है, इनका पीछे रहना क्या माना जाए? देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि जो चुनाव लड़ता है उसको लगता है कि मैं ही चुनाव जीत रहा हूँ, वो हमेशा जनता से बहुत दूर ही हो जाता है टिकट मिलने के बाद में। और उसमें ये तीनों ही नेता फेल्यूर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस नब्ज को, उस पल्स को पकड़ नहीं पाए। नंबर 1 बात तो उनके हार की ये रही। दूसरा, मुझे लग रहा है कि देखिए, आप इतनी बातें कर रहे थे कि जाट, मुस्लिम, यादव और वाला वो वोट कास्ट हो जाएगा, अति पिछड़े हो जाएंगे, और उसका जो है वो तकरीबन 30% वोटिंग उसका है, 30% शेयर वो ले जाते हैं। तो बीजेपी को बड़ा नुकसान दिख रहा था। वेस्टर्न यूपी की अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ देखा जा रहा था कि वहाँ की 25 सीटें इस तरह की है जो उसको डोमिनेट करती है, लेकिन हुआ क्या उसमें? मतलब सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है, जो अभी मैं कुछ एनालिसिस देख रही थी उसमें, कि सिर्फ यूथ का जो वोट है उसमें ज़रूर बीजेपी ने चोट खाई है। बीजेपी को सिर्फ 1% का फासला है। बीजेपी जो है यूथ का जो वोटिंग है वो अखिलेश की पार्टी को ज़्यादा मिला है बजाय बीजेपी के, उसमें वो आगे है। और महिलाओं का 18% वोट है ज़्यादा जो बीजेपी को मिला है। तो ये जो कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, योगी सरकार की, जो भी रही। और दूसरा देखिएगा आप, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक का धरातल कुछ अलग किस्म का है। एक क्राइम और इस तरह का जो एक माहौल है वहाँ पर, जो कि कहा जाता है, जो कि रहा भी इतने समय तक, तो योगी का एक प्रोटेक्शन वोट है, चाहे महिलाएं हो, चाहे वहाँ का जो जनमानस हो, उसने एक प्रोटेक्शन वोट, चाहे हिंदू मेजॉरिटेरियन ग्रुप हो वोट हो, एक बड़ा प्रोटेक्शन वोट जो है वो भी मोदी ब्रांड और मोदी और योगी ब्रांड को मिला है। मोदी जी ये कहते थे, या पुराने चुनावों में उन्होंने कहा कि जो 2% महिलाओं का मुझे अदृश्य वोट मिलता है, जो महिलाएं उनके साथ जाती हैं। अब ये जो घर घर राशन पहुंच रहा है, जी हाँ, 85 करोड़ लोगों को घर घर राशन मोदी सरकार दे रही है फ्री। तो शहरों में शासन है और गाँव में राशन है। ये मुद्दा, ये लाइन जो टैग लाइन थी बीजेपी की, ये असर करती हुई दिखाई दी यूपी में भी, उत्तराखंड में भी जबरदस्त तरीके से। दूसरा गैस कनेक्शन, दूसरी तमाम चीजें जो फायदा। और मुझे अभी इस दौरान, इलेक्शन के दौरान ये भी लगा कि जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी लगातार, चाहे फिर वो पीडीएस सिस्टम की हो या तमाम चीज़ों की हो, डिपार्टमेंटल वाइज शासन की तरफ से, मतलब योगी जी भी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए थे। तो वो बीजेपी ने पूरे वोट को, पूरा महिलाओं के वोट शेयर को पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से कल्टीवेट भी किया बिफोर इलेक्शन। एक ये भी इनकी विक्ट्री का बहुत बड़ा कारण रहा। जी दीपक जी, आप क्या सोचते हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे का असर मध्य प्रदेश में किस तरह से होगा? क्या मध्य प्रदेश में, अब चूंकि ये ब्रांड मोदी की जीत है या टीम मोदी की जीत है, जो अमित शाह और मोदी जी जो सोचते हैं पार्टी में, वह उस तरह से, एक तरह से पूरी तरह से जेपी नड्डा साहब भी, तो क्या मध्य प्रदेश भी एक बड़ा उनके लिए ड्रीम राज रहा है, क्योंकि संगठन की पाठशाला है,
संगठन की प्रयोगशाला कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने में से। गुजरात में चुनाव होना है, कर्नाटक में चुनाव होना है, तो इन चुनावों को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर कोई नई रणनीति बना सकते हैं मोदी जी और अमित शाह? देखिए, मध्य प्रदेश की बात कहूँ तो जैसा आपने कहा है कि बिल्कुल एक संगठन की प्रयोगशाला मध्य प्रदेश शुरू से रहा है, और निश्चित रूप से आपने परिणाम देखे होंगे जब अभी पिछले उपचुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया और जितनी सीटें बीजेपी जीत के आई हैं, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के योजनाएं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व का ही परिणाम है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी संख्या में हमेशा चुनाव जीतती रही है। और जैसा आपने कहा है कि आने वाले समय में क्या परिदृश्य होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भी शासन कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से घर घर तक पहुंचा है, तो इसका फायदा हमको आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मिलने वाला है। क्या इस चुनाव को के संदर्भ में मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं आपको लग रहा है जयश्री जी? क्या ये चुनाव मध्य प्रदेश को किस तरह से प्रभावित करेगा, किस तरह से मध्य प्रदेश के ऊपर असर डालेगा? क्योंकि अब मोदी जी पहले से ही मजबूत है, आपने कहा एक ही सुप्रीमो है भारतीय जनता पार्टी में, नो डाउट। अब टीम मोदी में अमित शाह और ये सब लोग जो हैं, ये क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार का चुनाव हारना और कमलनाथ जी के नेतृत्व में भले ही बहुमत ना मिला, लेकिन बीजेपी से तो ज़्यादा सीटें आई थी, 9 सीट ज़्यादा थी बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं वो टीस है। तो क्या समझती हैं आप, इसके बाद अब मध्य प्रदेश की तरफ निगाहें करम होगा मोदी जी का और अमित शाह का? जी, अगर मुझे लगता है कि अगर यूपी में कोई बीजेपी नुकसान में होती तो शायद इसका तत्काल असर दूसरे राज्यों पर, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी प्रमुख है, वहाँ भी दिखाई देता। लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश की, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई अनस्टेबिलिटी का माहौल मध्य प्रदेश के लिए होगा। हाँ, लेकिन बिफोर इलेक्शन कोई चेहरा या कोई दूसरी तरह का प्रोजेक्ट या दूसरी तरह की कोई प्लानिंग केंद्र से आ सकती है। लेकिन अब ये हमें समझ जाना चाहिए कि योगी जैसा इतना मजबूत ब्रांड होने के बाद भी यूपी का चुनाव पूरी तरह से मोदी जी पर कॉन्सेंट्रेटेड था, मोदी ही बड़ी ब्रांड थी, तो मध्य प्रदेश में भी आने वाला चुनाव उन्हीं के नाम पर होगा। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब बस वो जो जिस तरह से एक जमाने में चुनाव कांग्रेस इंदिरा गांधी के चेहरे पे लड़ती थी, या पहले शुरुआत में नेहरू जी के चेहरे पे लड़ा, फिर बाद में राजीव गांधी के चेहरे लगा, तो भारतीय जनता पार्टी में भी अब वो एक सिंगल जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली हुआ करती है अमेरिका में, वैसा कुछ सिस्टम होता जा रहा है देश में कि मोदी जी हर जगह हैं। हरियाणा में भी मोदी जी हैं, पश्चिम बंगाल में भी मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी हैं, मणिपुर में मोदी जी हैं, केरल में मोदी, सब जगह मोदी जी हैं। क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही है, मोदी विकास है, मोदी देश है, और मोदी जी बीजेपी है और मोदी जी सरकार है। आप देवकांत बरुआ जी की तरह बात कर रहे हैं, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो वो हो चुका है, और बीजेपी ये बैठे हुए हैं, ये भी यही बात कहेंगे। तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश भी किया है और वस्तुस्थिति भी यही है, आप देख लीजिए। ये जो घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना है या जल नल योजना है, ये इस तरह की ये गेम चेंजर योजनाएं साबित हो रही है। 85 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो मतलब वो तो फिर तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, पूरा परिदृश्य ही बदल के रख दिया मोदी जी ने इस तरह से। आप क्या समझते हैं, इसका फायदा मिला है और इसका फायदा क्या मध्य प्रदेश में भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से 2 साल पूरा कोविड के कारण देश में जो प्रभाव एक आम जनता पर पड़ा, एक जरूरतमंद लोग जो राशन के लिए कहीं ना कहीं मतलब मजबूर हुए, तो सरकार ने उनको घर घर राशन पहुंचाने का, प्रधानमंत्री ने योजना के माध्यम से राशन देने का काम किया, क्योंकि कोविड में सारी चीज़ अफेक्टेड हुई थी। और उस कारण से जो योजना शुरू की गई, तो ये देश के प्रत्येक परिवार को अपना परिवार मानते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, और निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिला है। और हर नल हर घर योजना जो आपने बोली है, अगर ये योजना, इस प्रकार के काम जो भी उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कांग्रेस अपने समय कर चुकी होती, तो शायद इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इससे आगे के काम करती। लेकिन जो बेसिक काम है, लोगों को नल जल पहुंचाने की, आवास देने की, ये काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यशरी जी, आप चूंकि इन चुनाव नतीजों के बाद जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टालिन हैं, चंद्रशेखर हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये सब क्या एक प्लानिंग इनके दिमाग में बनेगी? क्योंकि अब ये तय हो गया कि
मोदी से पार पाना किसी एक की बस की बात नहीं है। ये सारे बड़े नेताओं को, जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी जनता पार्टी बनी थी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और उसमें जनसंघ भी आया, समाजवादी भी आया, ससुआ भी आया, कम्युनिस्ट भी आए, तो क्या आप वैसे ही 77 वाला माहौल को देख रही हैं कि मोदी वर्सेस ऑल, और ये सब लोग अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, शरद पवार चूंकि एक बड़े नेता हैं और वो काफ़ी समय से सबको एक करने में लगे हुए भी हैं, आप शरद पवार के क्लोज भी हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब ये सब लोग एक साथ आ पाएंगे और 2024 में ये सब मिलकर चुनौती दे पाएंगे, या इनके अपने क्लैशेस आते रहेंगे और ये कांग्रेस क्या नेतृत्व करने का मोह छोड़ पाएगी? क्योंकि अब कांग्रेस का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं होगा इन चुनावों के बाद। नहीं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अन्य दल जैसा हो गया है कि मतलब राष्ट्रीय पार्टी कहलवाने लायक भी स्थिति उन्होंने नहीं रखी अभी फिलहाल। तो उत्तर प्रदेश में अपन देख रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि पिछले दिनों भी ममता बनर्जी जब दिल्ली में थी और लगातार इन लोगों ने बैठकें की है, चाहे सीताराम येचुरी उसमें साथ में थे और शरद पवार साथ में थे और स्टालिन साथ में थे, तो इन लोगों का देखिए सभी अपने अपने स्तर पे क्षेत्रीय दल के बड़े नेता हैं, बड़े मजबूत नेता हैं, और अपनी टेरिटरी छोड़ के इनका प्रभाव क्या है? अगर स्टालिन मध्य प्रदेश में आ जाए तो उनका क्या प्रभाव है? एक पार्षद भी नहीं जीता सकते, मतलब स्थिति क्या है? तो ये अपनी सीमाएं भी जानते हैं। तो इन सबको अगर आप देखते हैं अपोजिशंस की स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को अपन देखें, तो वही आज की तारीख में कांग्रेस को हटाकर तो ये कुछ हासिल नहीं कर सकते ना। आज तो हर व्यक्ति हर जगह, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, कांग्रेस के पास तो अपना एक कार्यकर्ता है, अपना कैडर है, सब कुछ है। भले ही आज उस पार्टी में वो बात नहीं है, वो जीत नहीं पा रही है चुनाव, उसमें उसका हाईकमान का कमजोर होना, उसका लीडरशिप हर गांव में और हर बूथ पर उसके पास अपने लोग हैं, अपनी बात। तो आप कांग्रेस को हटा के कुछ नहीं कर सकते। तो इनका जो एक टकराहट है, वैचारिक टकराहट कह लीजिए, उनकी एक अहम की जो बात है, जो तमाम चीजें हैं, उसमें मुझे अभी फिलहाल तो कुछ दिखता नहीं। हाँ, इस विक्ट्री के बाद में अगर कुछ चीजें बन पाए इस देश में तो कोई संभव है, लेकिन अभी तो बहुत ही धूमिल सा, कोई बहुत ही दूर सा कोई ऐसा दृश्य दिखता है जहां पर सारी पार्टियां ने 77 जैसी ताकत भी खड़ी हो पाना विपक्ष की, वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है आज के रिजल्ट को देखते हुए। तो 77 में तो एक विपक्ष की ताकत थी, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जेपी थे, तब जेपी का मूवमेंट था, उसका एक असर था। तो आज तो ऐसा एक भी नेता नहीं दिख रहा है कि जो पूरे देश भर को लीड कर सके और देश में खड़ा होकर एक मोदी के बराबरी से राजनीतिक दलों को एकत्रित करके और अपोजिशंस को खड़ा कर सके। अभी तो ये हालत नहीं दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कॉमेडियन थे, जेवेलेंस्की जो है वो पुराने कॉमेडियन थे। पंजाब के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भगवत सिंह मान, वो भी कॉमेडियन रहे हैं, और उनकी अपनी निजी जिंदगी को भी आप लोग बहुत उछालते रहे हो, उखाड़ते रहे हो, उनके जो निजी शौक हैं। तो अब पंजाब चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, 30 किलोमीटर दूर पे लाहौर है अमृतसर से, तो और आपको लेकर आपकी पार्टी बहुत सारे सवाल खड़ी करती रही है, खालिस्तान और आपके संबंध और सब चीज़ों को लेकर। अब पंजाब में आपकी सरकार आना, ये देश के लिए, सबके लिए किस दिशा से, आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जो आज प्रदर्शन किया है वो बधाई के योग्य है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन जिन योजनाओं के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, अगर मैं बहुत नज़दीक से जाके मैंने वहाँ पर देखा है तो नीचे तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है। सिर्फ और सिर्फ भाषण देकर योजनाओं को घोषित करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और उसी में वही सब चीज़ों को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 5 साल में उसका आकलन पंजाब की जनता करेगी, और मुझे लगता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में वहां पर उभरने वाली है, क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई विकल्प वहां पे जनता के पास नहीं बचा है। जिस तरह से आज कांग्रेस को या अकालियों को वहां पर नकार दिया गया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनाएगी। और जो बयान खालिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से अभी कई लोगों ने दिए हैं, देश के प्रतिष्ठित एक कवि ने भी उस बारे में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है, तो वो सब चीज़ें भी बाहर निकल के आई हैं, और कहीं ना कहीं उसके जो कनेक्शन रहे हैं या जो भी जिस तरह की बात सामने निकल के आती, तो वो भी पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से पंजाब की जनता ने एक बार विश्वास करके उन्हें भी बहुमत देने की जो चेष्टा की है, उसका परिणाम तो 5 साल बाद दिखेगा कि उसे नकारा जाएगा। जैसे ये राजनीति में कुछ अदृश्य मित्र होते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य मित्र हैं ओवैसी, और
इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं मायावती भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजिकल उम्मीदवार दिए कि जहां यादव बहुल सीट थी वहां उन्होंने सपा के खिलाफ यादव को खड़ा किया। 80 उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार दिए, जहां सपा के मुस्लिम उम्मीदवार थे वहां उन्होंने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके वोट बांटने की कोशिश किया सपा ने। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये दो अदृश्य मित्र थे ओबीसी। अब ओबीसी का तो वहाँ कहीं उत्तर प्रदेश में नाम लेवा नहीं दिखाई दे रहा। ओबीसी को मुसलमान बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो जिस तरह से सोचा जा रहा था कि ओबीसी मुसलमान वोट बांट पाएंगे, लेकिन मुसलमान वोट को ना सपा बांट पाई, ना बसपा बांट पाई, ना ओबीसी बांट पाए, ना दूसरे दल बांट पाए। तो क्या स्ट्रेटेजिकल वोटिंग का ट्रेंड भारत में आ चुका है? देखिए, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में और भी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने देखा कि बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इस तरह थी कि उसने जो मुस्लिम वोट्स को एक तरह से इनसिग्निफिकेंट कर दिया। मतलब उसका इनसिग्निफिकेंट होना ही बीजेपी की विक्ट्री का भी बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अन्य स्टेट हो, यानी बिहार हो, बिहार में भी मुस्लिम डोमिनेशन था। तो ये जो इनसिग्निफिकेंस करना उसको क्या बोलते हैं, एक गैर वो महत्वपूर्ण बना देना कि भाई वो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता किसी के विक्ट्री का, उनके वर्चस्व को समाप्त करने का जो तोड़ दिया है। तो एक दूसरा बहुत बड़ा इनके पास जो स्ट्रेटेजी है उसमें इनका बहुत बड़ा एक प्रतिशत, एक बहुत लंबा प्रतिशत ये भी है कि वोट साइलेंट भी हो जाता है इनका। तो ये जो साइलेंट वोट का होना, उसको इनसिग्निफिकेंट होना, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। और बीजेपी हर मामले में, हर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में आज की तारीख में बहुत आगे है। आप उनका फोर्स देखिए, इलेक्शन के दौर में एक फोर्स वो क्रिएट कर देते हैं ना। कांग्रेस में जो G23 पीपल हैं, जो लोग हैं, जो ग्रुप है, मुझे लगता है वो कहीं था ही नहीं यूपी में। और भी कई स्टॉलवर्ड्स है बीजेपी के, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, वो आपको कहीं यूपी में दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन बीजेपी में जो भी है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लोगों का इस्तेमाल किया, अपने लोगों को वहां पर डेप्यूट किया। और वो आज नहीं, वो साल भर से, 2 साल से उनकी अपनी तैयारियां चल रही थी। क्या मायावती जो है वो एक इतनी बड़ी नेता यूपी की, और यूपी में उनको 5 सीटें मिल रही हैं, जो मायावती सबसे कम उम्र की महामुख्यमंत्री बनी और 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी, वो इतनी अप्रासंगिक हो गई है। तो क्या कहीं ना कहीं एक अंडर हैंड डीलिंग है बीजेपी के साथ उनकी, लगता है? जी, ऐसे स्पेकुलेशंस तमाम आ रहे हैं कि उनकी अपनी कोई मजबूरियां हैं, वो बहुत सारे मामलों में फंसी पड़ी हैं और वो बहुत ज़्यादा उस तरह से अपने को एग्रेसिवली इलेक्शन में पेश नहीं कर पाई है, न उसकी पार्टी की वो तैयारी है। दूसरा, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि लगातार एक तरह से एक छत्र उन्होंने जिस तरह से बसपा को चलाया है, उसके बाद में अंदरूनी रिफ्ट बीएसपी में। दूसरा, एक नया चेहरा जो रावण उसका खड़ा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, रावण चंद्रशेखर का, तो वो भी एक दलितों का वोट जो है वो पूरी तरह से बांट चुका है। और निसंदेह अगर अपन मायावती का पूरा इलेक्शन कैंपेन देखें तो आपको महसूस हो जाएगा कि जिस तरह के चुनाव वो हमेशा लड़ती थी, हर चुनाव में वो दिखाई देती थी, जो आक्रामकता होनी चाहिए, जो एक तेजी होनी चाहिए, वो इस बार बहुत ही नदारत थी कुल मिलाकर। जी, तो निश्चित रूप से दीपक भाई, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता उत्साहित है, आनंदित है, पूरे देश का कार्यकर्ता उत्साहित है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई का चुनाव नहीं था, वो संस्कार, संस्कृति और धर्म को बचाने का चुनाव था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से उस बात को समझा है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपना मत देकर के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प था वो आज पूरा किया है। आपकी पार्टी, चूंकि मध्य प्रदेश में आप संगठन के आदमी माने जाते हो दीपक भाई, तो क्या ये जो एक टेम्पो बना है ना, एक मोमेंटो बना है, उत्साह का वातावरण बना है, ये 2023 तक आप मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं में बनाए रखने के लिए क्या करने वाले हो? प्रतीक भैया, मैं सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोमेंटो है कार्यकर्ता का, या उसका जो उत्साह है, वो हमेशा बना रहता है। एक छोटा सा उदाहरण अभी आपको मैं देता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ विस्तारक योजना घोषित की, निश्चित रूप से पिछले 2 महीने से प्रत्येक कार्यकर्ता ने हर बूथ पर जाकर के एक जो नई टीम वहां पर खड़ी है, पेज प्रमुख बनाए, पन्ना प्रमुख बनाए, बूथ की समिति बनाई है, तो ये एक उल्लास के वातावरण में व्यक्ति कर सकता है।
अगर कोई उल्लासित नहीं है और पार्टी का काम करने निकलेगा तो उसका कभी मन ही नहीं लगेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस आज निस्तेज पड़ी हुई है, उसका कार्यकर्ता आपको कहीं नहीं दिखता है। कांग्रेस अगर कोई आंदोलन घोषित करती तो मुश्किल से 5 कार्यकर्ता वहां जमा नहीं होते हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं है उसके बावजूद बूथ विस्तारक योजना को कर रही है और हजारों लाखों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में इस योजना को पूरा करने के लिए निकल जाते, तो निश्चित रूप से उल्लास हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बना रहता है। जयश्री जी, आखिरी सवाल आपसे, समय की अपनी मजबूरियां होती हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर अपने नेतृत्व की तलाश करना चाहिए? देखिए, अब तो ये सवाल भी मुझे लग रहा है कि इतना प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि पार्टी जिस स्तर पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति अपन जानते हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी जानते हैं कि गांधी ही वो ग्लू है, गांधी की वजह से ही पार्टी खड़ी होती है। अदरवाइज तो यहाँ वहाँ पर इतने बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नेता हैं कि कोई एक दूसरे की अथॉरिटी को मानने वाला और उसकी लीडरशिप को स्वीकार करने वाले लोगों का भी अभाव होगा। और कांग्रेस जो है वो कई धड़ों में बटी हुई और कई खेमों में बटी हुई आपको दिखाई देगी अगर गांधी हटते हैं तो। देखिए, बुलडोजर के खिलौने ले लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर दिखा दिखा के उससे खुशी जाहिर कर रहे हैं। यानी राजनीति का स्वरूप कितनी तेजी से बदल रहा है। अब जो एक दादागिरी वाली जो पॉलिटिक्स होती है वो अब कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है कि अब योगी जी का जो है बुलडोजर चलेगा। ये भी एक परिवर्तन है राजनीति का। हाँ, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। हम जब बात कर रहे थे तब स्क्रीन से हटकर तभी मैंने कहा था कि अब बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी पर भी रहेगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो उनका चिंतन मनन सादगी, पार्टी विद अ डिफरेंट, जो एक अपना नारा और स्लोगन रहता था उसका और जिसकी वजह से वो पहचान बनाती थी, उसको कायम रख पाए। जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को। जी, इसमें जिस प्रकार से आपने कहा कि बुलडोजर को एक दिखा करके डराने धमकाने का, ये बुलडोजर डराने धमकाने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से वहां पर ये विकास का बुलडोजर है कि जिस प्रकार से जो आतंक का और भय का माहौल था उसको खत्म किया गया, वहां पर जिस प्रकार से बुलडोजर चला करके नई सड़कों का निर्माण किया गया, एक विकास की गति उत्तर प्रदेश को मिली है, ये उसका प्रतीक है। किसी को डराने और धमकाने के लिए बुलडोजर लेके लोग नहीं घूम रहे हैं। योगी जी ने कहा था कि मुझे गर्मी उतारना आती है। नहीं, तो वो आतंक और भय का माहौल खत्म करने के लिए है। चलिए, विकास का बुलडोजर चलेगा या अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा। मोदी जी का भी हमने उत्तर गुजरात में वो गोधरा के बाद का अंदाज देखा है, योगी जी का भी अंदाज देखा है। और योगी जी ने तो सरेआम खुलेआम कहा है कि उन्हें गर्मी उतारना आती है। तो अब देखते हैं किसकी कब गर्मी उतरती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त राजनीतिक गर्मी अपनी चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी गेनर बनकर, सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी है और कांग्रेस सबसे बड़ी लूजर बन के उतरी है। एक दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित जनता की अगर किसी ने चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की और उसी का परिणाम आज हम 4 राज्यों में देख रहे हैं। हाँ, अभी तो ये कह सकते हो। हाँ, आपको ये कहने का अधिकार है। नहीं, हमेशा हम तो इसी बात पर काम करने का हमारा बिल्कुल प्रण रहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये नतीजे जो हैं वो आपको अभी मौका दे सकते हैं, क्योंकि कहना चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह का सरकार को समर्थन मिल रहा है, मोदी जी को समर्थन मिल रहा है, योगी जी को समर्थन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उस पर मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। जयश्री जी आपका धन्यवाद, दीपक जी आपका धन्यवाद। और दर्शकों को हम लगातार पल पल की खबर देंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं सत्ता का महायज्ञ में। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। नमस्कार।